नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी। बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। निवेश में वैरायटी है बहुत ज़रूरी। जाने क्या है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और क्यों ज़रूरी है एसेट एलोकेशन। इस त्योहारी सीजन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड रही, क्या है बाजार का मूड, जानेंगे शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर और सीईओ विनीता सिंह से। रुपए की गिरावट और डॉलर की मजबूती में निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे निवेशक को निवेश करना चाहिए ताकि मुनाफा कमाया जा सके, बताएंगे आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। चलिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो प्लानिंग जब भी हो तो कुछ बुनियादी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और हर वक्त आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी बारीकियाँ और किस तरह के टिप्स और ट्रिक्स हमारे एक्सपर्ट आपके लिए आज लेकर आए हैं, इसकी ओर रुख करते हैं। ईटी मनी के सीबीओ मानव सेठ हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। मानव, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और पोर्टफोलियो के लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अहम रणनीति होती है। मानव, तो ये बताएं हमें कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब पोर्टफोलियो के लेवल पर क्या होता है। हाय कविता, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपके रिस्क को कंट्रोल करना, उसको मिनिमाइज करना। जब आप किसी भी प्रकार का निवेश कर रहे होते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडिक्वेटली डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन यू कैन अचीव बाय मल्टीपल मीन्स। फॉर एग्जांपल, आप अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं। विद इन एसेट क्लास आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक्स, यू डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन स्टॉक। आप कभी भी एक स्टॉक में सारे पैसे नहीं लगाएंगे। आप हमेशा 8 स्टॉक्स, 10 स्टॉक्स या 15 स्टॉक्स, ये भी 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में कि आप अपने पैसे को अच्छे से डाइवर्सिफाई करें। सेम अप्लाइज इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप 2 से 3 म्यूचुअल फंड्स फंड हाउसेस के स्कीम्स में इन्वेस्ट करें to ensure that you have achieved adequate diversification. चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझना, जैसा कि आपने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन कितनी ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे सवाल जो हमें आते हैं मानव शो में, उसमें लोग अक्सर एक ही एएमसी के बहुत सारे फंड्स को पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है, आप भी ईटी मनी के ज़रिए आपने भी इसका अनुभव किया होगा मानव, जहाँ पर उनका बचत खाता खुला होता है ना, जिस जगह के साथ, जिस बैंक के साथ, उसी की एएमसी की बहुत सारी स्कीम्स लोगों के पोर्टफोलियो में होती है। डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो लेवल पर ज़रूरी है। इन टर्म्स ऑफ एएमसीज भी आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फंड हाउसेस भी अलग अलग पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, एक ही फंड हाउस का फंड नहीं रखना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल। देखिए, इक्विटी स्कीम्स बहुत तरह की, बहुत प्रकार की हो सकती हैं। लार्ज कैप स्कीम्स होती हैं, ईएलएसएस स्कीम्स होती हैं, फोकस स्कीम्स होती हैं, फ्लेक्सी कैप स्कीम्स होती हैं। यहाँ पे हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मैंडेट ऑफ द स्कीम का प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंडेट क्या है, कहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी फंड हाउस की एक स्कीम में, एक से ज्यादा स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मैंडेट सेम है, तो इनवेरिएबली ये होगा कि आप सिमिलर अंडरलाइन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगेंगे। आई विल एक्सप्लेन दिस बाय वे ऑफ एन एग्जांपल। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है वो ये है कि फंड हाउस का व्यू क्या है। सो फॉर एग्जांपल, अ फंड हाउस माइट हैव अ व्यू दैट ओवर नेक्स्ट
2 to 5 years, अगले 2 से 5 साल में केमिकल एज अ सेक्टर विल आउट परफॉर्म, और यूटिलिटी एज अ सेक्टर विल आउट परफॉर्म, और ऑटो एज अ सेक्टर विल आउट परफॉर्म. जब आप इन दो चीजों को कंबाइन करते हैं, मैंडेट ऑफ द स्कीम एंड व्यू ऑफ द फंड हाउस, तो आप ये देखते हैं कि एक फंड हाउस की 2 से 3 स्कीम्स जिनका मैंडेट सेम है, और बिकॉज फंड हाउस का एक व्यू भी है कुछ सेक्टर्स को लेके, दे इनवेरिएबली एंड अप इन्वेस्टिंग इन दी सेम स्टॉक्स. वो ज्यादातर उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिमिलर स्टॉक्स और सेम स्टॉक्स. इससे होता क्या है, एज इन्वेस्टर हमें ये लगता है कि हमने एक एएमसी का एक लार्ज कैप फंड लिया है, एक फ्लेक्सी कैप लिया है, और एक लेट्स से फोकस्ड फंड लिया है, तो हमने अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है. Whereas in reality what is happening is कि उन 3 schemes में 70, 80, 40, 60 whatever percentage there is an overlap, and as a result of that हमें ये लगता है हमने diversification किया, but actually 50-60% of our money is going in the same stocks. So you would have seen that there are instances जहाँ पे 2 से 5 साल के पीरियड में एक फंड हाउस की सारी स्कीम्स या बहुत सारी स्कीम्स अच्छा परफॉर्म करती हैं. सिमिलरली उसी पीरियड में किसी फंड हाउस की स्कीम्स अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं. उसका रीजन यही होता है कि फंड हाउस ने एक व्यू लिया है, और वो व्यू अगर ठीक हो गया तो आपकी स्कीम्स अच्छा परफॉर्म करेंगी, व्यू अगर गलत हो गया तो आपकी स्कीम्स उतना अच्छा शायद परफॉर्म नहीं करेंगी. Hence, we think that जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, whether it is equity or any other category of mutual funds, 2 से 3 फंड हाउस की स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए to avoid overlap and achieve adequate diversification. अच्छा, यहाँ पर मुझे आप ये समझाएं मानव, क्योंकि बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाए जो भी आपने अभी तक समझाइश दी है. एक ही एएमसी का, मान लीजिए मैंने अलग अलग तरह की स्कीम्स ले ली, तो उसमें मेरा घाटा कितना होता है? अगर थोड़ा सा घाटे नुकसान के एंगल से हम समझाएं ना मानव, तो लोग शायद ज़्यादा जल्दी समझ पाते हैं. तो व्हाट डू आई हैव टू लूज, मैं क्या क्या नुकसान मुझे होता है अगर मैंने इकट्ठा कर लिया, मान लियो अलग अलग तरह के, अलग अलग सेक्टर के फंड्स डाल दिए, अलग अलग तरह के मार्केट एक्सपोजर के फंड्स डाल दिए, लेकिन सब एक ही एएमसी के हैं, तो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिस आउट हो रही है यहाँ पर, ये समझाएं मुझे. देखिए, अगर आप एक ही एएमसी की मल्टीपल स्कीम्स में पैसे डालते हैं और उनका अंडरलाइंग मैंडेट सेम है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बोला, अगर एक एएमसी की एक लार्ज कैप स्कीम है और उसी एएमसी की एक फोकस्ड या फ्लेक्सी कैप स्कीम है, और उनके अंडरलाइंग स्टॉक्स जो है, बिकॉज एक एएमसी ऑन एन एवरेज एक स्कीम जो होती है 40 से 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है. अब हमें पता है इंडिया में दे आर 100 स्टॉक्स विच आर क्लासिफाइड एज लार्ज कैप स्टॉक्स, राइट. अब अगर इन दोनों स्कीम्स का मैंडेट ये है कि ये लार्ज कैप स्टॉक्स में प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करेंगे, तो 40 से 50 स्टॉक्स हैं फ्रॉम अ यूनिवर्स ऑफ 100 स्टॉक्स, बिकॉज देयर आर 100 लार्ज कैप स्टॉक्स इन इंडिया. चांसेस आर दैट 30-35 ऑफ दीज 40-50 स्टॉक्स वुड एंड अप बीइंग सेम. मतलब 50 से 70% या थोड़ा उससे ज्यादा जो सिक्योरिटीज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सेम होंगी. अगर वो सेम होंगी तो आप जो 2 स्कीम्स में पैसे या 3 स्कीम्स में पैसे डाल के डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं और अपना रिस्क कम करना चाह रहे हैं, बिकॉज अंडरलाइंग स्टॉक सेम है, आपका रिस्क कम नहीं होगा. आपका रिस्क उतना ही रहेगा. जब मार्केट और जिन सिक्योरिटीज में उन स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया है, जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बट जब वो खराब स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे तो आपकी सारी स्कीम्स खराब परफॉर्म करने लगेंगी. डाइवर्सिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि आप, क्योंकि आपने एक फंड एक स्कीम का लिया, एक फंड हाउस का लिया है, दूसरा फंड दूसरे फंड हाउस का लिया है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर एक फंड खराब परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा फंड उतना खराब ना परफॉर्म करे या बेहतर परफॉर्म करे, ताकि आपका रिस्क ओवरऑल कंट्रोल में रहे या मिनिमाइज हो. बट अगर सेम फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी अंडरलाइंग सिक्योरिटी सेम है, तो ये ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन का. ऑब्जेक्टिव तभी भी डिफीट होगा मानव जब हम न सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं बल्कि डेट फंड्स की भी बात कर रहे हैं. अगर आप उसी एएमसी के डेट फंड्स भी शामिल करें तब भी क्या यही समझाइश होगी आपकी? देखिए, डेट फंड में भी कई प्रकार के रिस्क होते हैं. मैं ब्रॉडली दो तरह के रिस्क की बात करूंगा यहाँ पे. एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, दूसरा होता है क्रेडिट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है वो बेसिकली उसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट किसी डायरेक्शन में मूव होते हैं, उसकी वजह से अगर मेरे डेट फंड्स को नुकसान होता है, तो दैट मीन्स आई एम कैरिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड माई कॉल ऑन द इंटरेस्ट रेट हैज गॉन रॉन्ग.
सिमिलरली क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क में बेसिकली आप एक कंपनी की रीपेमेंट कैपेबिलिटी और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे बैंक करते हैं, और अगर कंपनी की रीपेमेंट कैपेबिलिटी किसी वजह से इम्पैक्ट होती है आइदर बिकॉज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल माइक्रो फैक्टर्स, तो आपको क्रेडिट रिस्क हिट करता है आपके पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को। यहाँ दोनों जगह सेम जो मैंने पहले पॉइंट बोला अप्लाई होता है कि फंड हाउस का व्यू क्या है। सो इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर फंड हाउस का व्यू ये है कि अगले 12 से 24 महीने या 36 महीने में इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में बढ़ने वाले हैं, तो वो इस तरह के सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट करेंगे जिनको इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बेनिफिट हो। नाउ इफ they move in the direction of the call that we have that the fund house has taken, तो आपको बेनिफिट होगा, आपके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे हम बैंक कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट एक्चुअली घटने शुरू हो जाते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो एडवर्सली इंपैक्ट होगा एंड एज अ रिजल्ट आपका रिस्क बढ़ेगा। सो यहाँ पे भी फंड हाउस का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली क्रेडिट रिस्क में जब कोई फंड हाउस किसी कंपनी के पेपर्स में इन्वेस्ट करता है, तो वो कंपनी को असेस करते हैं वेरियस पैरामीटर्स में। वन ऑफ देम इज देयर रीपेमेंट कैपेबिलिटी, कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एंड बेसिस दैट दे इन्वेस्ट। सो इफ दैट अगेन, अगर वो कॉल ठीक होती है तो आपके फंड्स बेहतर परफॉर्म करेंगे। बट अगर वो कंपनी की रीपेमेंट कैपेबिलिटी किसी वजह से इम्पैक्ट होती है, इंटरनल एज ए साइड, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आपका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगा, आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, आपका रिस्क बढ़ेगा। And I'll again take an example to explain this. So few years ago, we saw, without naming the fund house, we saw a fund house which had very large exposure in multiple schemes. उनके बहुत सारे schemes थे जिसमें बहुत सारा exposure था एक particular telecom company का। I'm talking about 2018-19. और उस टाइम पे उस कंपनी के इश्यूज की वजह से इस फंड हाउस के 3-4 फंड्स का परफॉर्मेंस, बिकॉज उस कंपनी पे इस फंड हाउस की स्कीम्स का एक्सपोजर ज्यादा था, इम्पैक्ट हुआ, उनके रिटर्न्स इम्पैक्ट हुए। सो दीज आर दी थिंग्स दैट कैन इम्पैक्ट योर पोर्टफोलियो रिटर्न्स एंड फंड रिटर्न्स। इसलिए आप चाहे इक्विटी की बात करें, डेट की बात करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका सारा पैसा एक फंड हाउस में नहीं है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस एटलीस्ट 2-3 फंड हाउसेस। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है तमाम बातें जो आपने समझाई हैं उनको अपने पोर्टफोलियो पर में शामिल किया जाए। लेकिन ये बताएं, रिस्क के लिहाज से तमाम बातें तो आपने गिनाई तो है, लेकिन कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो इनके ऊपर हैं। किन कंडीशंस में अगर आपको ये चीज़ें अमल में लानी हो, या एक ही फंड हाउस के 2 या 3 मैक्सिमम फंड शामिल करने हो, तो वो किस स्थिति में हो सकता है, किस सिनेरियो में हो सकता है, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? ऐसा कर सकते हैं कविता। देखिए, अगर आप एक फंड हाउस की 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से एक लार्ज कैप स्कीम है, एक मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है। नाउ बाय डेफिनेशन लार्ज कैप स्कीम को 65% उनका जो पैसा होता है वो लार्ज कैप फंड्स में लार्ज कैप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। मिड कैप जो होते हैं उनको 65% ऑफ देयर मनी दे हैव टू इन्वेस्ट इन मिड कैप कंपनीज, एंड सिमिलरली स्मॉल कैप। सो अगर आप एक ही फंड हाउस की मल्टीपल स्कीम्स लेना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए ध्यान रखना कि उन स्कीम्स के जो अंडरलाइन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें ओवरलैप ना हो। और उसको इंश्योर करने का तरीका ये होता है कि आप अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैंने एक लार्ज कैप फंड लिया है, एक मिड कैप लिया और एक स्मॉल कैप लिया है, मुझे ये पता है कि 65% पैसा इन तीनों स्कीम्स का लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जाएगा रिस्पेक्टिवली। सो व्हाइल द फंड हाउस दे हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, वो 35% जो बचा हुआ है वो अक्रॉस मार्केट कैप कहीं पे भी लगा दें, बट 65% में ओवरलैप नहीं होगा बिकॉज वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में होगा। तो अगर आपको एक फंड हाउस में इन्वेस्ट करना है, आवर सजेशन वुड बी दैट spread it across different market caps, which will ensure कि आपका underlying जो constituents हैं schemes के वो same ना हो, या कम overlap हो, अगर overlap हो वो भी तो।
अच्छा, ऐसे में मान लीजिए कि आपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है और रीबैलेंस करते वक्त जिस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को या मार्केट कैप वाले फंड को आप शामिल करना चाहते हैं वो एक ही एएमसी का है, तो ये एक्सेप्शन अलाउड होगा या नहीं होगा? क्योंकि हम रीबैलेंसिंग की बात कर रहे हैं और शायद जिसको शामिल करना है पोर्टफोलियो में वो आपके गोल्स के साथ अलाइंड हो, तो रीबैलेंसिंग करते वक्त एक्सपोजर बढ़ जाए एक ही एएमसी में, तो ये चल सकता है? देखिए, हो सकता है, देयर कैन बी इंस्टेंसेस जहां पे ऐसा हो सकता है, बट रीबैलेंस बाय डेफिनेशन मींस आप हर 15 दिन, 30 दिन, एक क्वार्टर या 6 मंथली आप रीबैलेंस करते रहेंगे अपने पोर्टफोलियो को। सो अगर किसी सिनारियो में ये थोड़ा बढ़ भी जाता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्कीम, नेक्स्ट रीबैलेंस में इट कैन बी ब्रॉट डाउन, बिकॉज आप हर क्वार्टर में फॉर एग्जाम्पल रीबैलेंस कर रहे होंगे। एवरीबडी वुड हैव अ रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी इन माइंड। आप हम सब जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम रीबैलेंसिंग का एक फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं। तो अगर किसी वजह से किसी स्कीम में एक्सपोजर बढ़ भी जाता है, ओवर टाइम, ओवर लेट्स से 2 quarters, इट कैन बी ब्रॉट बैक टू द आइडियल एक्सपोजर जो हम चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में उस स्कीम का। सो ऐसा नहीं है कि एक बार बढ़ गया तो इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। यू कैन श्योरली ब्रिंग इट डाउन टू द आइडियल लेवल। एक ही एमसी में कैसे आपको नहीं रहना चाहिए, एक ही एमसी के तमाम फंड्स पोर्टफोलियो में इकट्ठा नहीं करने चाहिए, इससे क्या फ़ायदे नुकसान है, ये विस्तार से आपने समझाया। माना, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू। हम आगे बढ़ेंगे। मंजिल का रास्ता कितना भी मुश्किल भरा हो, रास्ते में कितने भी कांटे हो, आप इसे